गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पूर्णा। तो सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग स्टडी पे। दोस्तों आप लोगों का मैथ का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करना है। भले क्वेश्चन आपका चेंज हो जाए लेकिन तरीका कभी भी नहीं बदलने वाला। तो इसलिए मैथ में कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप यूँ ही हल्के में उड़ा देंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चंस। जो आपको क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। बस हो सकता है क्वेश्चन आपका चेंज हो, लेकिन तरीका जो आज मैं आपको बताऊँगा सिर्फ इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन लगाने और आपको पूरे में पूरे नंबर भी मिलेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है 9x² - 3x + 5 = 0। तो मूलों का योगफल बताओ। दोस्तों, मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं -b/a भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो b का काम कर रहा है -3 और a का काम कर रहा है 9। ठीक है, तो b का काम -3 कर रहा है तो -b की जगह पे हम लिख देंगे माइनस, फार्मूले में भी, और -3 आपका है तो -3, और a आपका क्या है, a है 9। ठीक है, अब माइनस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा +3/9। 3 कम 3 और 3 3 9 इक्वल 1/3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि cos² थीटा 1/2 तो sin² थीटा का मान बताओ। दोस्तों, आप लोगों को एक सर्वसमीका बताई गई थी, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होती है। सभी दोस्तों को सर्वसमीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम है। आपको त्रिकोणमिति के प्रत्येक जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं सब में सर्वसमीका का बहुत यूज होता है। दोस्तों, बिल्कुल इसे रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर क्वेश्चन में आपको जरूर काम आएगी। ठीक है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमको cos² थीटा का वैल्यू 1/2 पता है, तो हम cos² थीटा को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे और sin² थीटा इधर ही रोक लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ही हमें वैल्यू निकालना है। तो 1, ये cos² माइनस का हो जाएगा cos² थीटा। अब दोस्तों देखिए, cos² थीटा हुआ यहाँ पे, लेकिन cos² थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे आप तुरंत इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, sin² थीटा इक्वल 1 - 1/2। यहाँ पे जब किसी भी संख्या की हर में कुछ नहीं होता तो 1 हम मान लेते हैं और 3 गुणा करवाते हैं, तो हो जाएगा sin² थीटा बराबर 2 कम 2 और 1 कम 1/2 कम 2। ठीक है, अब 2 में से 1 निकल गया तो 1/2। दोस्तों, sin² थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दे रखा है 9, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब दोस्तों, आप लोगों को पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को इस तरीके से कुछ चतुर्थांश वगैरह बताए जाएंगे उसमें। ठीक है, इस तरीके से इसमें पहला चतुर्थांश ये होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है और ये चौथा होता है। पहले में सारे प्लस के होंगे। ठीक है, दूसरे में जो होंगे वो पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस का होगा। तीसरा चतुर्थांश होगा उसमें सारे माइनस के होंगे, और जो चौथा चतुर्थांश होगा उसमें पहला प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ठीक है, अब आप ना थोड़ा क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन आपका दिया है 9, -2, 9, -2, ये तो क्वेश्चन दिया। अब इसमें जो 9 आपका है वो क्या है, प्लस का है, और जो -2 का है माइनस का। आप तुरंत चतुर्थांश देखिए, प्लस और माइनस किस में आ रहा है। चतुर्थांश नंबर 4 का जो प्लस है, पहला वाला जो है वो प्लस है और दूसरा माइनस है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे जो 9, -2 है किस चतुर्थांश में है,
चतुर्थांश नंबर 4th में तुम लिख देंगे चतुर्थांश 4 में, या ये भी लिख सकते हैं चतुर्थांश चतुर्थ में, है ना। चतुर्थ चतुर्थांश कुछ भी लिख सकते हैं, चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर द्वारा बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की पहचान होती है दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा वो बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बड़ी, सबसे बड़ी भुजा इसमें 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बड़ी वाली भुजा हुई। और जो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कोई भी मान सकते हैं, इसे 8 सेंटीमीटर हमने मान लिया और इसे 6 सेंटीमीटर मान लिया। इसका हमने नाम को दे दिया ABC, हमने नाम भी दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक संबंध बताया जाता है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग हो, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के योग के। यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग का जो होगा वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखते हैं यदि ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोनों पक्ष अगर बराबर आते हैं तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा नहीं होंगी, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, AC मतलब 10 का स्क्वायर बराबर AB मतलब 8 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर दोस्तों सबको पता है 100 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा और 6 का 36 होगा। अब हम जोड़ लेते हैं, इधर 100 है और 6 4 10 का 0, 9 1 10। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जो भुजाओं द्वारा जो बना त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज है। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100 में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, जब भी आपको भुजाएं दी हों और उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो एकदम आसान विधि से लगाना है। जो क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो जो भुजाएं होंगी, जैसे पहली भुजा है 4 और दूसरी भुजा है 9 और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहली भुजा का स्क्वायर कर देंगे और दूसरी भुजा का स्क्वायर करके अनुपात कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और 9 का हुआ 81। समझ पा रहे हैं। यानी कि जो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:81 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, ABC हमने नाम दे दिया। कह रहा आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार हमने 5 सेंटीमीटर दे दिया नाम उसका, और जो ऊंचाई हो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। ऊंचाई और आधार दोनों चीज़ें पता है, इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/2 आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 5, ऊंचाई 5 है। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 2 छंग 12, 6 1 × 6 × 5, 6 कम 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन है, 11 9 6 9 5 9 9 8 3 9 में बहुलक क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, प्रत्येक पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बहुलक में देखते हैं, जब इस तरीके की सीरीज होती है उसमें हम देखते हैं सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आई है। तो देख रहे हैं 9, फिर से 9 यहाँ पे मिला, फिर से 9 मिल रहा और फिर से 9 मिल रहा। 9 के अतिरिक्त कोई भी संख्या 9 से अधिक बार
नहीं आ रही है तो 9 आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो यानी 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, कितनी भी बार आए, लेकिन सबसे अधिक बार जो भी संख्या होगी वही उसका बहुलक होगी। तो इसका डायरेक्ट मान आ गया बहुलक बराबर 9। ठीक, ये भी आपके नंबर फ्री के हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 3, 7, 11, 9, 13, 2, 5 की माध्यिका होगी। जब माध्यिका पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले 2, 2 के बाद कितनी है 3, 3 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 9, 9 से बड़ी है 11 और 11 के बाद 13। संख्याएं गिन लें 3, 4, 7, 3, 4, 7 संख्या पूरी होगी। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद हम देखें कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n बराबर है 7। अब 7 हम देखेंगे सम है या फिर विषम है, तो 7 जो संख्या है वो विषम संख्या के अंतर्गत आती है, तो 7 क्या है और विषम। जब विषम के लिए माध्यिका निकालने तो फार्मूला होता है तो m बराबर n प्लस 1/2 पद। अब n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो m बराबर 7 प्लस 1/2 पद। 7 एक कितना हुआ 8/2 पद, 2 चक्कू 8, तो यानी कि m बराबर 4वां पद। अब देखेंगे कि जो हमने आरोही क्रम में संख्याएं लिखी उसमें 4वां पद है कौन सा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4वें पद पर कौन आ रहा है 7 आ रहा है, तो माध्यिका बराबर 7 कितनी हुई 7 हुई। लिखा 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 है, तो k का मान क्या होगा। जब भी किसी का मान बताना हो तो वहाँ पे विविधकर का यूज कर लेना। विविधकर का फार्मूला आपका होता है b² - 4ac = 0 के। ठीक है, अब यहाँ b² - 4ac = 0 के है, जहाँ पर b का मान क्या है k है, तो k² - 4 आपका फार्मूले में दिया है। a का काम 2 कर रहा है और c का काम 8 कर रहा है, इक्वल 0। तो k² - 4 दूनी 8, 8 8 64 बराबर 0। तो k² बराबर, इधर माइनस का था बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर 64 पे रूट आएगा। ठीक, तो k बराबर 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का होता है, तो +-8, k बराबर +-8। ठीक है, आपका 10वां लास्ट क्वेश्चन है जो कि यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये कोई आयत है आपका। आयत में क्या होता है, आयत की तो सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। ठीक, और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, उसका तुरंत क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। जैसे कि इसकी लंबाई मान लेते हैं यदि 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। अगर ए बी सी डी इसका हम नामकरण कर देते हैं। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर तो डी सी बराबर भी 9 सेंटीमीटर। यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तो डी ए बराबर भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन उससे हमसे कोई मतलब नहीं, आपको क्षेत्रफल बताना है तो इसका फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। L का काम 8 और बी का काम 9 कर रहा है, तो 8 9 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग स्टडी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।